हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक बाइट। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक के साथ अपनी वीडियो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है एम्पलीफायर। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो का रिकैप कर लेते हैं कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा। उसके लिए सबसे पहले मैं अपना वन नोट ऑन कर लेती हूँ, ठीक है, जिससे मैं आप लोगों को चीज़ें समझा पाऊँ। तो हमने लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि सिग्नल्स क्या होते हैं, ठीक है। सिग्नल्स के बाद इसके टाइप्स क्या क्या हैं, जिसमें हमने पढ़ा था क्या हमारा एक एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और दूसरा डिस्क्रीट सिग्नल होता है। जिसमें हमने एनालॉग सिग्नल को बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसका यूज क्या क्या है, ठीक है। सारी चीजें हमने कवर किया था। डिस्क्रीट सिग्नल के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत चीजें पढ़ी थी। इसके अलावा हमने एनालॉग सिग्नल में क्या पढ़ा था, एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग, जिसमें हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे थे। जिसमें हमने पढ़ा था पहला एम्पलीफिकेशन, दूसरा हमने पढ़ा था फिल्टरिंग। और ये क्यों रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें भी मैंने ऑलरेडी कवर करा रखी है प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ पर बस मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ा था पिछले वीडियो में। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था एनालॉग सर्किट्स। एनालॉग सर्किट्स क्या होते हैं, ऐसा सर्किट्स या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो एनालॉग सिग्नल को क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। मतलब ये कि सर्किट में हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, मिलके एक सर्किट्स बनाते हैं जो किसको ड्राइव करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को। मतलब किस पे काम करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स पे, उसके एम्पलीफिकेशन पे, उसकी फिल्टरिंग पे, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, किस तरीके से हम डिजायरेबल आउटपुट तक पहुंच पाए, वो हमें कौन बताता है, एनालॉग सर्किट्स, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। मैंने थोड़ा बहुत रिकैप आप लोगों को दे दिया है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, ठीक है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्या होता है वो हम देखते हैं। आज हम लोग एम्पलीफायर को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा मेन टॉपिक सिलेबस के हिसाब से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पावर एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ये सारी चीजें। तो आज मैं एम्पलीफायर को डिफाइन कर रही हूँ अच्छे से, जिससे आप लोगों की बेसिक कॉन्सेप्ट एम्पलीफायर के लेके क्लियर हो और आप लोगों को आगे कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो एम्पलीफायर क्या होता है, तो एम्पलीफायर एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है या फिर डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, वीक सिग्नल के मैग्नीट्यूड को या उसके एम्पलीट्यूड को क्या करना, इंक्रीज करना। अब समझ नहीं आया मैग्नीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड को मैं सिंपल आप लोगों को बता देती हूँ। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, कोई भी वेव फॉर्म में जो आपका जीरो पोजीशन से या एवरेज वैल्यू से जो मैक्सिमम एक्सटेंट की जो वैल्यू होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो बस हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसी को इंक्रीमेंट का काम करते हैं एम्पलीफिकेशन। मतलब हमारा अगर एम्पलीट्यूड क्या है, मान लेते हैं कि 10 है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको बढ़ा के 20 करते हैं, या अपने डिजायरेबल हिसाब से। वो डिपेंड करता है कि कितनी एम्पलीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम लोग अपना एम्पलीफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो एम्पलीफिकेशन का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि इनपुट सिग्नल को बढ़ाकर उसको एक स्ट्रॉन्गर लेवल पे आउटपुट प्रोवाइड करके देना, ठीक है। मतलब अगर आप 1 वोल्ट को, वोल्ट का इनपुट अपने इनपुट सिग्नल में भेज रहे हो विथ 10 फैक्टर के साथ, तो आपको जो आउटपुट पे जो सिग्नल मिलेगी वो क्या मिलेगी, 10 वोल्ट की। मतलब ये कि अगर आपने इनपुट दिया है 1 वोल्ट का, तो जो आउटपुट आपको मिलेगा आफ्टर एम्पलीफिकेशन वो कितने का मिलेगा, 10 वोल्ट का, विथ इंक्रीमेंट ऑफ कितना, 10 फैक्टर के साथ। अब ये फैक्टर क्या होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं गेन। इसका मतलब ये है कि आपका आउटपुट कितने फैक्टर से इंक्रीज किया है, सॉरी, कि आपका इनपुट कितने फैक्टर से इंक्रीज किया है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गेन। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में कि क्या होता है और क्या नहीं। तो हमारा एम्पलीफिकेशन का क्या काम है कि इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करना, उसको एक स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्गर लेवल तक पहुंचाना, ठीक है।
तो ये जो प्रोसेस होता है एम्पलीफिकेशन का या एम्पलीफाई का, या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो भी एनालॉग सिग्नल है उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है, या फिर एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीफिकेशन कहते हैं। अब एम्पलीफिकेशन जो मेजर्ड होता है वो गेन से होता है। मतलब अब ये गेन क्या है वो हम देखते हैं। तो गेन हमारा क्या है, एक तरीके का डायमेंशनलेस यूनिट है। इसके अलावा हम लोग इसको एवी से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो गेन है ये एक तरीके का मेजरमेंट होती है जो यह बताती है कि एम्पलीफायर ने इनपुट सिग्नल को कितने गुना ज्यादा बढ़ाकर हमें आउटपुट में प्रोवाइड करके दिया है। सिंपल, मतलब एवी का वैल्यू क्या हो गया, हमें आउटपुट पे क्या वोल्टेज मिल रहा है प्लस हमने इनपुट पे हमने कितनी वोल्टेज दी है, इसी के रेशियो को हम लोग कहते हैं गेन, ठीक है। ये जो गेन है या फिर एम्पलीफिकेशन है, ये सेपरेट इक्विपमेंट में भी हो सकता है। मतलब एक सेपरेट इक्विपमेंट भी होता है जिसका यूज किया जाता है एम्पलीफिकेशन के लिए, या फिर एक प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है जो किसी डिवाइस में इनपुट किया जाता है एम्पलीफिकेशन के लिए, ठीक है। अब हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट चेंजिंग अदर पैरामीटर ऑफ द वेव फॉर्म। मैंने बताया था कोई भी सिग्नल किस में रिप्रेजेंट होता है, वेव फॉर्म में होता है, ठीक है। सम सॉर्ट ऑफ वेव्स होते हैं, वेव फॉर्म्स होते हैं, वो अलग डिपेंड करता है कि किस टाइप के हमें सिग्नल चाहिए या उस पर्टिकुलर सिग्नल का कहाँ यूज किया जा रहा है, उस हिसाब से हमें वेव फॉर्म मिलता है। तो एम्पलीफिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि इनपुट सिग्नल के जो प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, शेप है या फ्रीक्वेंसी है, उसको बिना डिस्टर्ब किए हमें आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करके देना विद इंक्रीमेंट ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड या फिर इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब हमारा जो एम्पलीफाइड सिग्नल है उसकी प्रॉपर्टी या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम किसके बराबर होगी, इनपुट सिग्नल के। मतलब हमारा इनपुट सिग्नल का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो उसका शेप है, वो सारा क्या मिलेगी, कहाँ मिलेगी हमें, एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल में। तो वही कह रहा है कि बिना किसी पैरामीटर्स, मतलब वेव फॉर्म के बिना किसी पैरामीटर जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया या वेव शेप हो गया, एम्पलीफायर सिंपली क्या करता है, हमारे सिग्नल के वेव फॉर्म को या फिर उसके मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता है बिना उसके किसी भी पैरामीटर को डिस्टर्ब किए। तो एक आइडल एम्पलीफायर का बेसिक ऑपरेशन यही होता है कि वो कुछ इनपुट सिग्नल्स लेता है और एक आउटपुट सिग्नल्स आपको प्रोड्यूस करता है विथ इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। यह ऐसा तब कर पाता है बिना किसी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी या वेव शेप के चेंज किए बिना। मतलब अभी मैंने बताया था कि ओरिजिनल सिग्नल के अंदर और ओरिजिनल सिग्नल के पास जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी शेप है, उसको बिना चेंज किए हमें ये एक एम्पलीफाइड सिग्नल आउटपुट में प्रोवाइड करके देता है। तो जो आउटपुट फॉर्म होता है उसके पास सेम कैरेक्टरिस्टिक होती है जो इनपुट वेव फॉर्म के पास होती है, अपार्ट की इसका बस एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो नटसेल में हम देखें तो हम कह सकते हैं कि एम्पलीफायर का क्या काम होता है कि किसी भी सिग्नल के एम्पलीट्यूड को उसके बिना किसी अदर पैरामीटर को चेंज किए इंक्रीज करना। इसका मतलब ये है कि एम्पलीफायर का प्राइमरी फंक्शन ही यही है कि वो सिग्नल को स्ट्रॉन्गर बनाता है बिना किसी ओरिजिनल डिस्टॉर्शन के, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी या शेप के अल्टरिंग के। ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत क्रूशियल होते हैं एप्लीकेशन में जहाँ पर इंटीग्रिटी, मतलब ओरिजिनल इनपुट सिग्नल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमारा ऑडियो सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब आप माइक में कुछ आप बोलते हो तो एयर प्रेशर की वजह से हमारा यहाँ पर वेव जनरेट होता है, ठीक है। और देन ये फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होता है और फिर उसके बाद ये एम्पलीफिकेशन में आती है। फिर एम्पलीफिकेशन के बाद ये हमें स्पीकर में सुनाई देती है, जहाँ पर एम्पलीफिकेशन में इन सिग्नल को क्या किया जाता है, स्ट्रॉन्गर लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है। जो क्योंकि जो साउंड वेव से जो हमारा एनालॉग सिग्नल जनरेट होता है उसकी जो वोल्टेज होती है वो बहुत लो होती है, और अगर इसको हम लोग एम्पलीफाई नहीं किए तो ये स्पीकर पे हमें कुछ सुना ही नहीं देगा, ठीक है। तो जितने भी प्रैक्टिकल एम्पलीफायर है उसमें नंबर ऑफ स्टेजेस
डाले जाते हैं जिनसे वीक सिग्नल को क्या किया जाए, एम्पलीफाई किया जाए उसके सफिशिएंट लेवल पे जो आउटपुट डिवाइस के लिए जरूरी है या आउटपुट डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं लाउड स्पीकर का। अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि इसका फंक्शन का काम क्या होता है, कि फ्यू स्टेजेस होते हैं जिसमें इनपुट सिग्नल को क्या किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है, और लास्ट स्टेज को ऐसे डिजाइन किया जाता है जो आउटपुट डिवाइस को क्या करे, ड्राइव। यही लास्ट स्टेज होता है जहां पर हमें पावर सप्लाई की जरूरत होती है और फीडबैक सर्किट की जरूरत होती है, जो क्या करती है, इस एनालॉग सिग्नल के वोल्टेज को इंक्रीज करती है। ठीक है। तो आप देखोगे कि जब कोई पर्सन माइक्रोफोन में बोलता है तो वो सिंपली कन्वर्ट किस में हो जाता है, साउंड वेव में। एंड देन साउंड वेव क्या होता है, एनालॉग सर्किट की हेल्प से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट होता है। और अगर आप इसको एम्पलीफाई नहीं करो तो ये स्पीकर में आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल, उनकी वोल्टेज बहुत लो होती है। इस वजह से हमें क्या करने की जरूरत होती है, हमें इसे पावर एम्पलीफाई की जरूरत होती है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज को उस लेवल पे इंक्रीज करते हैं जिससे क्या हो सके, हमारा जो सिग्नल है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो पाए, साउंड वेव में कन्वर्ट हो पाए, और वो हमारे स्पीकर्स में सुनाई दे। ठीक है। तो यही रीजन है जो वोल्टेज लेवल सिग्नल की क्या की जाती है, सबसे पहले उसकी सफिशिएंट लेवल तक रेज की जाती है थ्रू नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर। ठीक है। वोल्टेज, सॉरी यहाँ पावर एम्पलीफायर नहीं होगा, माय मिस्टेक, वोल्टेज एम्पलीफायर, नॉट अ पावर एम्पलीफायर। ठीक है। तो ये जो एम्पलीफाइड वोल्टेज सिग्नल होते हैं उसको फाइनल स्टेज में, फाइनल स्टेज ऑफ एम्पलीफायर जहां पर पावर एम्पलीफायर लगा होता है। ठीक है। जहां पर पावर एम्पलीफायर लगाया होता है जिसमें पावर को इंक्रीज कर किया जाता है जिससे स्पीकर को रिक्वायर्ड पावर अवेलेबल हो ड्राइव करने के लिए या ऑन होने के लिए। फाइनली आप देखोगे कि इस स्टेज में आप देखोगे कि जो लाउड स्पीकर है वो क्या कर पाती है, अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस साउंड वेव में कन्वर्ट करती है, और जिससे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स विल बी एबल टू हियर द स्पीच। मतलब उन्हें वो सुन पाते हैं कि क्या साउंड जनरेट हुआ था। ठीक है। तो ये एक छोटा सा बेसिक रहा एम्पलीफायर के बारे में। हमने समझा कि एम्पलीफायर वर्क कैसे करती है, ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल रहा थ्रू हमने एक एग्जांपल से समझा। अब हम लोग देखते हैं कि एम्पलीफायर्स के यूज क्या है, थोड़ी बहुत देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एम्पलीफायर का जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज होता है वो आता है आपको ऑडियो सिस्टम में, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम में, फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में। इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब जहां पर प्रिसीजन मेजरमेंट की रिक्वायर्ड होती है। अब ये क्या है, प्रिसीजन मेजरमेंट सिस्टम में वीक सिग्नल को क्या किया जाता है, एक्यूरेटली मेजर किया जाता है, और उसको एम्पलीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें अपने डिजायरेबल आउटपुट को देखने के लिए। जैसे कि आप सेंसर्स हो गया या टेम्परेचर नापने के जो डिवाइसेस होते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा यूज होता है एम्पलीफायर का। ठीक है। क्योंकि उनके पास क्या होता है ना, हर एक वैल्यू की हर एक टाइम के लिए एक वैल्यू प्रेजेंट है, जिस वजह से क्या हो जाता है, उसके में नॉइज जनरेट हो जाते हैं, सम सॉर्ट्स ऑफ कंटिन्यूअस सिग्नल के वजह से। जरूरी होता है कि हम अपने सिर्फ डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी को ही पास करें जो हमारे आउटपुट के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हमारा क्या काम आता है, एम्पलीफिकेशन। इसके बाद हमारा आता है पावर एम्पलीफायर, जो मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया था कि किस तरीके से स्पीकर को चलाने के लिए पावर एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट है। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापस से साउंड वेव में जनरेट होता है तो उसको एक रिक्वायर्ड वोल्टेज की जरूरत होती है स्पीकर को ड्राइव करने के लिए। तो वहां हमारा क्या काम आता है, पावर एम्पलीफायर। ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं एम्पलीफायर के, वो देख लेते हैं। तो एम्पलीफायर के क्या टाइप्स हैं, तो एम्पलीफायर के चार टाइप्स हैं। पहला हमारा सॉरी वोल्टेज एम्पलीफायर,
देन हमारा आता है आपका करंट एम्पलीफायर, उसके बाद हमारा आता है पावर एम्पलीफायर, एंड फिर आता है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, ये चार एक टॉपिक है जो कंप्लीटली हमारे सिलेबस में है इंडिविजुअली। तो इनको हम लोग क्या करेंगे ना, इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ठीक है, कि वोल्टेज एम्पलीफायर कैसे काम करती है, करंट एम्पलीफायर कैसे काम करती है, पावर एम्पलीफायर कैसे काम करती है, फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसे काम करती है। ये सारी चीजें हम लोग इंडिविजुअल टॉपिक में पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा बहुत आपको एक रिव्यू दे देती हूँ कि इसमें काम क्या होता है। वोल्टेज एम्पलीफायर का काम होता है इनपुट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना। करंट एम्पलीफायर का काम क्या होता है, करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना। पावर एम्पलीफायर का काम होता है कि इनपुट पावर को इंक्रीज करना, उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना। जस्ट लाइक ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी यही काम करता है, एम्पलीफिकेशन का या फिल्टरिंग का। ठीक है, अब देखो, अब एम्पलीफायर कैसे बनते हैं, तो कुछ कंपोनेंट्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एम्पलीफायर बनाते हैं, जो अपने लेवल पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, और ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एम्पलीफायर। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वो क्या है हमारे, ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर, पावर सप्लाई, फीडबैक सर्किट, और भी बहुत सारे हैं। ये मैं आपको कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो मैं बता रही। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, ट्रांजिस्टर का सिंपली काम क्या होता है, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना। जो इसको इनपुट सिग्नल मिल रहा है उसके ये एम्पलीट्यूड को सिंपली क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसका सिंपल काम क्या है, इनपुट सिग्नल को कंट्रोल करना और उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर के कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या फिर फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर्स के कुछ टाइप्स हैं जो हम लोग थोड़े बहुत आगे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये सारे काम करते हैं। इसकी जो फंक्शनैलिटी क्या है वो देख लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर का प्रॉपर बाइसिंग और कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है। ठीक है, मतलब ये एक प्रॉपर बाइसिंग, और किसी भी एम्पलीफिकेशन के लिए जरूरी क्या होता है, बाइसिंग, जो हमें एक लीनियर ऑपरेशन प्रोवाइड करती है। तो किसी भी इनपुट सिग्नल को के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए प्रॉपर बाइसिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट, जो हमें क्या प्रोवाइड करके देती है, ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब आता है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर्स क्या होते हैं, तो रजिस्टर्स का सिंपली काम क्या होता है, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना, मतलब फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करना। ठीक है, आप लोग ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आप लोगों को पता ही होगा रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। वैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग अपने सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो इन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो ये रेसिस्टर का काम क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्ट करना। ठीक है, जिससे एक आइडियल सप्लाई मिलता रहे, एक आइडियल बाइसिंग क्रिएट हो। ये क्या करती है, बाइसिंग। जैसे कि आपको पता होगा कि ट्रांजिस्टर को सही ऑपरेटिंग कंडीशन में रखने के लिए रेसिस्टर का यूज किया जाता है, जिससे एक प्रॉपर बाइसिंग प्रोवाइड किया जा सके। ये जो ट्रांजिस्टर्स के बेस करंट या फिर कलेक्टर करंट होते हैं ना, उनको सेट करने में भी यूज में आता है। इसके बाद इसका काम क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन का। वोल्टेज डिवीजन मतलब रेसिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है सिग्नल को डिवाइड करने के लिए या फिर उसको प्रॉपर स्केल करने के लिए। ठीक है, मतलब फ्लो ऑफ, सिंपल मान लो ना, फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट कैपेसिटर। कैपेसिटर का सभी को थोड़ा बहुत डेफिनेशन पता होगा कि इसका काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, और जब जरूरत हो तब ये एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि ये एसी करंट को अलाउ करता है, अलाउ करना, और डीसी को ब्लॉक करना। ठीक है, डीसी करंट को ब्लॉक करना। तो कैपेसिटर क्या करते हैं, सिंपली एसी सिग्नल को पास करते हैं और जो डीसी सर्किट है उसको क्या करता है, ब्लॉक करते हैं। इसके बाद ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है कपलिंग।
तो कैपेसिटर अलग अलग स्टेज के बीच में क्या करता है, एसी सिग्नल्स को ट्रांसफर करने में मदद करता है और डीसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक करता है। सिंपल। इसके अलावा इसका काम होता है फिल्टरिंग का भी। तो जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी है उसको फिल्टर करके सिर्फ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को पास करना कैपेसिटर का काम है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पावर सप्लाई। ठीक है। अब आता है हमारा पावर सप्लाई। अब ये पावर सप्लाई क्या है, तो इसका काम क्या होता है, एम्पलीफायर को चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है या फिर रिक्वायर्ड करंट है वो प्रोवाइड करके देना। ठीक है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो डिपेंड करता है एम्पलीफायर के डिजाइन पर। ठीक है। लेकिन जो पावर सप्लाई होता है ना वो लीनियर या फिर स्विचिंग टाइप का होता है। ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन आता है इसी में आपका पावर सप्लाई में। तो वोल्टेज रेगुलेशन का काम कौन करता है, पावर सप्लाई करता है। मतलब हाई क्वालिटी एम्पलीफायर में वोल्टेज का रेगुलेशन का ध्यान कौन रखता है, तो हमारा पावर सप्लाई, जिससे स्टेबल वोल्टेज मिलता रहे। इसके बाद इसका काम क्या है, फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का क्या मतलब हुआ, जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई में जितने भी कैपेसिटर्स का इस्तेमाल होता है एसी कंपोनेंट को फिल्टर करने के लिए, वो हमें कौन प्रोवाइड करके देता है, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के हेल्प से जो कैपेसिटर्स होते हैं उनको एक प्रॉपर एनर्जी मिलती है, एनर्जी उनको प्रोवाइड की जाती है जिससे वो क्या कर सके, एसी कंपोनेंट को अलाउ करें और डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक करें। इसके बाद आता है हमारा फीडबैक सर्किट। ठीक है। फीडबैक सर्किट, अभी मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया था कि फीडबैक सर्किट्स क्या होते हैं। तो फीडबैक सर्किट्स का सिंपल काम होता है आउटपुट सिग्नल को लगातार मॉनिटर करते रहना और उसे इनपुट सिग्नल के साथ कंपेयर करना। ठीक है। इनपुट सिग्नल के साथ कंपेयर करना जिससे क्या हो सके, जो डिस्टॉर्शन आ रहा है उसको मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है। डिस्टॉर्शन को क्या किया जा सके, मिनिमाइज। देखो, जब कोई भी सिग्नल को आप एम्पलीफाई करते हो ना, ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करते हो, तो सम सॉर्ट्स ऑफ डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है, मतलब अनवांटेड चेंजेस आ जाते हैं। और अगर इनको मेंटेन नहीं किया गया, इनको स्टेबल नहीं किया गया, इनको मिनिमाइज नहीं किया गया, तो हमारे आउटपुट में क्या आ जाएगा, इंटरफेरेंस आ जाएगा। हमारा आउटपुट इनपुट सिग्नल से बिल्कुल चेंज हो जाएगा और हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हमारा क्या काम आता है यहाँ पर, फीडबैक सर्किट। ये लगातार क्या करता रहता है, इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल से या फिर आउटपुट सिग्नल को इनपुट सिग्नल से कंपैरिजन करते रहता है और जो भी एरर आ रहे हैं या डिस्टॉर्शन आ रहा है उसको मिनिमाइज करने का काम करता है। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने लेवल पे काम करते हैं और एक सर्किट्स बनाते हैं जिसका काम क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करना, उसको एम्पलीफाई करना, उसको उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना। तो ये चीजें आपको समझ आ गया होगा। तो इन्हीं कंपोनेंट्स का सही कॉम्बिनेशन और यूज करके एम्पलीफायर बनाया जाता है जो इनपुट सिग्नल को डिजायर्ड लेवल पे एम्पलीफाई करता है। इसके अलावा जितने भी हर कंपोनेंट्स का सही सिलेक्शन और कॉन्फ़िगरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक एम्पलीफायर के सही परफॉर्मेंस के लिए, जिससे हमें हाई क्वालिटी साउंड एक्सपीरियंस किया जा सके, मिल सके, या फिर हमारे परफॉर्मेंस, मतलब हमें एक डिजायरेबल आउटपुट के साथ परफॉर्मेंस मिल सके। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा वो कर लेती हूँ। ठीक है। अगर इसमें कहीं से भी कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो आप लोग कमेंट में पूछना कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं, कहाँ कुछ छूट गया या फिर मुझे कुछ और भी पढ़ाने की जरूरत थी, वो सारी चीजें आप लोग बताना। ठीक है। अब हम लोग इसका देखते हैं ना, एक मॉडल एम्पलीफायर हमने पढ़ा। अब हमें ये जानना है कि एक आइडियल एम्पलीफायर मॉडल कैसा दिखता है। ठीक है। तो ये एक सिंपल बॉक्स होता है जिसमें कुछ एम्पलीफाइंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपके बायपोलर ट्रांजिस्टर हो गए, फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर्स हो गए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हो गए, जिसके पास दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं और दो आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं,
जिस विथ आउटपुट सिग्नल कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इनपुट सिग्नल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीफाइड सिग्नल होना चाहिए। तो ये आपको एक मॉडल देखने को मिलेगा कि हमारा क्या है, एक सिंपल बॉक्स है जिसके अंदर क्या है, हमारा एक इनपुट रेसिस्टेंस है, एक आउटपुट रेसिस्टेंस है, और ये ऑफ कोर्स एक गेन एम्पलीफायर है, मतलब एक एम्पलीफिकेशन एम्पलीफायर है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, गेन से करते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इधर से हमारा क्या आता है, इनपुट सिग्नल आता है, और इधर हमें एक डिजायरेबल आउटपुट देखने को मिलता है विथ इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एक आइडियल एम्पलीफायर के पास तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। पहला हमारा इनपुट रेसिस्टेंस होता है, दूसरा आउटपुट रेसिस्टेंस होता है, और एक कोर्स एम्पलीफिकेशन जिसको हम लोग गेन कहते हैं, कि किस फैक्टर से हमारा आउटपुट वोल्टेज या फिर किस फैक्टर से हमारा इनपुट वोल्टेज इंक्रीज किया गया है और हमें आउटपुट वोल्टेज में क्या मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक स्मॉल सिग्नल इनपुट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, वोल्टेज इनपुट। एंड यहाँ पर हमारा एक एम्पलीफिकेशन स्टेज है जिसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, गेन से, कि हमारा इनपुट वोल्टेज किस गेन से इंक्रीज किया गया है और हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। ठीक है, अभी इसका हम लोग आगे फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आता है हमारा एम्पलीफायर गेन। अब ये एम्पलीफायर गेन क्या होता है ये देखते हैं। तो ये एक बेसिकली मेजरमेंट होता है और जो यह बताता है कि एम्पलीफायर ने इनपुट सिग्नल को कितना ज्यादा या कितने फैक्टर से उसको इंक्रीज किया है। यह क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती, बट फिर भी हम लोग इसको एवी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब एवी इज इक्वल टू क्या होते हैं, हमारे गेन। अब गेन का फॉर्मूला क्या होता है कि हमें आउटपुट में कितना एम्पलीफाइड वोल्टेज मिला है प्लस हमने कितना इनपुट वोल्टेज दिया था, इन्हीं के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, गेन। ठीक है, मतलब V इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए वी गुने वी इन, मतलब हमारा इनपुट सॉरी आउटपुट वोल्टेज किस फैक्टर से इनपुट वोल्टेज के साथ बढ़ा है, यही हमारा क्या होता है, गेन फैक्टर। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट सिग्नल। अभी मैंने बता दिया था कि आउटपुट सिग्नल टू द इनपुट सिग्नल, इसके इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिग्नल मेजर्ड किए गए हैं आउटपुट पे और जो सिग्नल मेजर्ड किए गए इनपुट पे, उनके उनके बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है कि हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, एम्पलीट्यूड गुने इनपुट वोल्टेज। ये मैं आपको वोल्टेज एम्पलीफायर का एक एग्जांपल बता रही। ठीक है, मतलब हमारा आउटपुट वोल्टेज डिपेंड किस पे करेगा कि हमारा इनपुट वोल्टेज कितने फैक्टर से गेन किया गया। तो हमारे पास एक क्या है, एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है कि जितने फैक्टर से हमारा इनपुट वोल्टेज गेन करेगा उतना हमें आउटपुट देखने को, उतने फैक्टर से हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एम्पलीफिकेशन के लिए ये सिंपली ए वी से डिनोट किया जाता है और इसको, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, फिर भी इसको हम लोग डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेसिबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। तो कौन सी क्वांटिटी मेजर्ड हो रही है वो डिपेंड करती है और वो हमें अलग अलग गेन निकाल के देती है। मतलब अगर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितने प्रोपोर्शन से वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां हमें क्या मिलता है, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है कि रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज, कि हमें आउटपुट पे जितनी वोल्टेज मिल रही है डिवाइडेड बाय इनपुट पे जितनी हमने वोल्टेज प्रोवाइड की गई है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज गेन वोल्टेज। ठीक है, जस्ट इसी तरीके से हमारा आता है करंट गेन। करंट गेन का भी सेम यही है कि आउटपुट में हमें कितनी करंट मिली है प्लस हमने इनपुट में कितना डाला है, इन दोनों का ही रेशियो हमें क्या कहलाता है, करंट गेन। ठीक है, अब आता है हमारा पावर गेन। पावर गेन क्या होता है, देखो आप लोगों को पता होगा कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V इंटू आई। V इंटू आई होता है। तो आप लिख सकते हो ना, पावर इक्वल टू, मतलब हमें एवरेज गेन, मतलब हमारे पास जितनी वोल्टेज गेन हमें मिला है, ठीक है, सॉरी वी ए वी, हमें जितना वोल्टेज गेन मिला है इनटू
जितना हमें करंट गेन मिला है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, पावर गेन। मतलब जितना हमने वोल्टेज गेन किया है, जितना हमने करंट गेन किया है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, पावर गेन। वही कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन एंड करंट गेन। मतलब वोल्टेज गेन और करंट गेन का जो प्रोडक्ट होता है वो पावर गेन होता है। इसके अलावा आप इसको ये भी लिख सकते हो कि पावर मतलब आउटपुट में हमें कितना पावर वोल्टेज मिला है, ठीक है, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, इसको आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। पावर इनपुट यही हमें क्या देगा, पावर गेन। ये दोनों इसके इक्वेशन है और दोनों इसके इक्वेशन सही है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो पावर गेन के लिए भी कि आप सिंपल जो पावर आपको आउटपुट में मिल रहा है प्लस जो पावर आपने इनपुट में दिया है उसके ही रेशियो को भी आप पावर गेन कह सकते हो। अब गेन को कैलकुलेट किस में किया जाता है, डेसिबल में किया जाता है। तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन होता है, क्या, आप क्या करो, सिंपली जो आपके पास एवरेज, जो आपके पास गेन आया है, जैसे ये हमारा वोल्टेज गेन है, उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई किससे कर दो, 20 लॉग से। मतलब अगर हमारा गेन, वोल्टेज गेन हमारा अगर 100 है, तो अगर इसको हम लोग डेसिबल में अगर इसको हम लोग देखना चाहें, तो हमारा वैल्यू क्यों क्या हो जाएगा, 20 लॉग इंटू 100, ठीक है। लॉग का बेस क्या है, हमेशा 10 है, तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 10⁻² इंटू लॉग विद बेस 10। इसकी वैल्यू हमारी क्या है, 1, वैल्यू क्या आ गया, 40। तो हमारे पास जो वोल्टेज गेन आया डेसिबल में वो कितना आया, 40, ठीक है। इसी तरीके से आप करंट गेन निकाल सकते हो, सिंपली आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है, 20 लॉग से किसको, करंट गेन को, ठीक है। जो भी आपका करंट गेन आ रहा है, और ये ए आई क्या है हमारा, इनपुट सॉरी आउटपुट पे कितने करंट मिले हैं प्लस इनपुट में कितना मिला है, इसको आप 20 लॉग से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा करंट गेन किस में निकल जाएगा, डेसिबल में, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा एम्पलीफायर इफिशियंसी। अब ये एम्पलीफायर इफिशियंसी क्या है वो देख लेते हैं। तो इफिशियंसी इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ आउटपुट पावर कलेक्टेड एट द लोड। मतलब हमें लोड पे कितना आउटपुट पावर कलेक्ट हुआ है डिवाइडेड बाय हमने सर्किट में कितना इनपुट पावर दिया था, उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा क्या आ जाता है, इफिशियंसी रेट, ठीक है। इफिशियंसी रेट जिसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि अगर आपके पास 50 वाट पावर सप्लाई हम लोग इनपुट में दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, 30 पावर सप्लाई, तो हमारा एफिशिएंसी रेट क्या हो जाएगा, आउटपुट पे हमें कितना मिला डिवाइडेड बाय इनपुट पे हमने कितना दिया इनटू 100। अगर आप इसको देखो तो हमारा क्या आ जाता है, 60%। तो हमारा एफिशिएंसी रेट क्या हो गया, 60%, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। ये मैंने एक छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोगों को कवर करके दिए, ठीक है, जिससे आपके बेसिक्स कंप्लीट हो, बेसिक्स क्लियर्स हो। अगर इसमें कहीं से कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट में पूछना। बाकी एक दो चीजें थी जिसको मुझे और भी आपको समझाना था, तो मैं इसके लिए ऊपर आ जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, मतलब एक पॉइंट मिलेगा, इट इज अ 2-पोर्ट सर्किट। अब ये क्या मतलब होता है, तो 2-पोर्ट सर्किट का मतलब होता है कि जब हम कहते हैं कि एम्पलीफायर एक तरीके का 2-पोर्ट सर्किट है, तो इसका मतलब ये है कि एम्पलीफायर के दो अलग अलग कंपोनेंट्स, कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स नहीं कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं, जिसमें एक होता है इनपुट पोर्ट, दूसरा हमारा होता है आउटपुट पोर्ट, ठीक है, जहां पर हमें एम्पलीफाइड सिग्नल देखने को मिलता है। जैसे मैंने एक आइडियल एम्पलीफायर मॉडल आप लोगों को दिखाया था ना, देखो यहाँ पर इनपुट में भी आपको दो क्या मिल रहे हैं, पोर्ट्स मिल रहे हैं, दो कनेक्शन मिल रहे हैं, और आउटपुट में भी दो कनेक्शन मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, 2-पोर्ट सर्किट्स, ठीक है। बाकी तो मैंने सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर कर ही दिया है, तो आई डोंट थिंक कि कुछ बच गया, मतलब बेसिक्स में कुछ बच गया हो।
नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीट वोल्टेज एम्पलीफायर होगा, पावर एम्पलीफायर होगा, करंट एम्पलीफायर होगा। उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उनकी जो कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि V आउट इज इक्वल टू AV इंटू वी इन। मतलब हमारा जो आउटपुट में जितने फैक्टर से वोल्टेज मिला है उसको हमें किससे कैलकुलेट करना है, इनपुट वोल्टेज विथ एम्पलीट्यूड के साथ, विथ इंक्रीज एम्पलीट्यूड या विथ गेन फैक्टर के साथ। इनको हमें प्रूव करना है किसमें, तो वोल्टेज एम्पलीफायर में। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट वोल्टेज, पावर और करंट एम्पलीफायर के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। अगर इसमें कहीं से कोई भी दिक्कत हो आया हो या कुछ छूट गया हो या कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट में करना, पूछना। और जो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है ना, इतना तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि छोटे मोटे आप लोग अब न्यूमेरिकल्स कर लोगे तो आप लोग न्यूमेरिकल्स करना, कैलकुलेशन करना। बाकी उसमें कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट में पोस्ट करना। मैं उन न्यूमेरिकल्स के आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा तो मैं आप लोगों को एक 100 नहीं सॉरी 50 सेट्स के क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगी, प्रोवाइड करके दूंगी। और उसको आप लोग सॉल्व करना, ठीक है, उसको छोड़ना मत, क्योंकि उसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट गेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं उसमें पुट इन करूंगी, ठीक है। लेकिन वो सिलेबस जब ये वाले टॉपिक यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके लास्ट में मैं आप लोगों को ऐड ऑन करके दूंगी। बाकी ये PDF अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट में बोलना। जब तक कमेंट में नहीं बोलोगे तब तक मैं नहीं दूंगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना कि हमें PDF चाहिए तो मैं आप लोगों को PDF दूंगी। बाकी मैंने इस PDF को इस तरीके से डिजाइन किया है, इतने बेसिक लेवल पे मैंने इसको डिजाइन किया है कि आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग सिर्फ एक बार पढ़ लोगे ना, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने इसमें बहुत मेहनत किया है, तो आई थिंक मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को आउटपुट अच्छा मिले, आप लोग आउटपुट अच्छा दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज के लिए बस इतना ही। अगर कहीं से कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर आप लोग फ्री हो पूछने के लिए, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।